Welcome back, students. Good morning. Next topic is commercialization of agriculture economy. Commercial of agricultural economy यानी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल का यानी एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर का कैसे कमर्शियलाइजेशन किया गया ब्रिटिश पीरियड के दौरान। इस टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया को एक्सप्लेन करने का काम किया, जिसमें 3 रेवेन्यू सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट को एक्सप्लेन किया गया। इस वीडियो में इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी कृषि का कमर्शियलाइजेशन कैसे किया गया, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कमर्शियल पर्पज से एग्रीकल्चर का यूज किन तरीकों से किया जा रहा है। तो देखिए, द विलेज सून लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंस इकोनॉमी। जब 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अप्लाई किया, तो मैंने उस समय भी बताया, उस जो प्रीवियस वीडियो था, कि लैंड सोल्ड एंड परचेज की कमोडिटीज हो गई। ओके, तो क्या हुआ उसके बाद, और जो इंडिया के सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे, जो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंस इकोनॉमी थी, उसको ब्रेक आउट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी ने। और उसके बाद जो इंडिया के जो गांव थे अपने ऊपर जो क्या थे, आत्मनिर्भर थे, हर चीजों की जो पूर्ति होती थी वह गांव से ही हो जाती थी। थोड़ी बहुत जो जरूरतें रहती थी वह आसपास 1 वीक 15 डे पे हाट लगते थे, नहीं तो दूसरे चीजों से जो व्यापारी आते थे, जो ट्रेडर्स आते थे, उनसे ये लोग परचेज कर लेते थे। या तो फेयर लगते थे, बड़े बड़े मेले लगते थे, वहां पे आते थे, वहां तो वहां से जो वैसी जरूरतें रहती थी उनको परचेज कर लिया जाता। लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या किया, इंडियन सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसी को ब्रेक आउट करने का काम किया। When the British encouraged the growth of cash crops, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, encourage the growth of cash crops, कैश क्रॉप्स को ग्रोथ करने का काम किया, क्योंकि लंदन की, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था। ओके, और इस रॉ मटेरियल के लिए क्या किया गया, इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया, स्पेशली कैप्स क्रॉप्स को प्रमोट करने का काम किया गया, जो यानी कि क्रॉप्स दैट वेयर सोल्ड फॉर कैश, ऐसी फसलें जिन्हें बेच के तुरंत क्या लिया, कैश लिया जाए, पैसा ले लिया। ओके, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द वेस्टर्न मार्केट। अभी मैंने बताया, या तो यूरोप के डिफरेंट जो कंट्री थे जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, स्पेशली टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। रीजन था कि फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, जो इन्वेंशंस हुए, वह इंग्लैंड में ही हुए। ओके, द इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडिगो, इंडिगो को इनकरेज करने का काम किया गया। रॉ सिल्क, जो कच्चा जूट सिल्क होता है, जूट हो गया, रबड़ हो गया, ओपियम अफीम हो गया, टी हो गया, शुगर हो गया एंड पेपर, ये भी क्या है, एक पेय पदार्थ है, बेवरेज क्रॉप्स है। तो इन सब का क्या कि ये सब कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इंडिगो, अब देखा जाए 1 बाय 1 लाइक लेवल पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इंडिगो का यूज, जिसे नील कहते हैं, इसका यूज होता है जो कॉटन या जो सिल्क से थ्रेड प्रिपेयर होते हैं, उनमें क्या होता है, एक टाइम के बाद उनमें पीलापन आने लगता है। और जो इंडिगो होता है, इंडिगो से जब उसे कलर कर दिया जाएगा तो वो अपनी व्हाइटनेस को मेंटेन रखता है। इंडिगो क्या करता है, उस थ्रेड के व्हाइटनेस को या क्लोथ के व्हाइटनेस को मेंटेन रखने का काम करता है। और टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया के बंगाल प्रोविंसेस में, जो इंडिगो यानी जो इंडियन इंडिगो प्रोड्यूस की जाती थी, जिसकी फार्मिंग की जाती थी, उसकी क्वालिटी सबसे बेटर होती थी। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में, जो इंडस्ट्रियल कंट्री थे उस समय के, इंडियन इंडिगो की डिमांड लार्ज स्केल पे थी। तो फिर रॉ सिल्क का, जो कच्चा सिल्क होता है, उसका भी क्या करते थे, काफी डिमांड थी वहां की इंडस्ट्रीज में, क्लोथ प्रिपेयर करने के लिए, जूट का बोरे वोरे बनाने के लिए, और भी चीजें, बैग वगैरह बनाने के लिए इनका यूज होता था, पैकेट बनाने के लिए, थैला।
रबड़ हो गया, रबड़ का भी लार्ज स्केल पे यूज होता था इस समय, टायर और बनाने और भी चीजें, क्योंकि इन्वेंशन उस समय लार्ज स्केल पे हो रहे थे। ओपियम अफीम का एक क्या था, मादक पदार्थ था, इसका भी लार्ज स्केल पे यूज होता था। इसी ओपियम से जो हीरोइन होती है, जो उस पे क्या होता है, चीड़ा लगाने के बाद ओपियम पे, और उससे जो झाग निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है, जिसे हीरोइन बोलते हैं। टी हो गया, सुगर्स हो गए एंड पेप्टे, इनका लार्ज स्केल पे क्या था, लंदन में डिमांड। नेक्स्ट अब देखिए इंडिगो प्लांटेशन, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिगो प्लांटेशन इन इंडिया। इंडिया में इंडिगो प्लांटेशन का प्रोसेस क्या था। हाउ द ब्रिटिश कन्विंस आर फोर्स लोकल कल्टिवेटर्स टू ग्रो सर्टेन क्रॉप। चूंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ट्रेडिंग कंपनी, कमर्शियल कंपनी के फॉर्म में इंडिया आई थी, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इससे फायदा उठा के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने यहाँ पे अपना एक एम्पायर स्टेब्लिश कर लिया, पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में ले लिया। और पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में आने के साथ ही साथ क्या हुआ, जो लोकल कल्टिवेटर्स थे इन पे फोर्स करके, इन पे फोर्स डाल के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ सर्टेन जो लंदन की इंडस्ट्रीज के लिए मस्ट थी उसको कल्टिवेटर्स को ग्रो करने के लिए किया। चूंकि गवर्नमेंट अपनी थी तो फोर्स डाल, और चूंकि 3 लैंड सेटलमेंट अप्लाई किए जा चुके थे। ओके, देखिए डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, इंडियन इंडिगो की डिमांड क्या थी। इंडिगो प्लांट्स ग्रो इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट की एक प्लांट्स है, एंड अ ब्लू डाई इज मेड फ्रॉम द इंडिगो, इससे एक ब्लू डाई प्रिपेयर किया जाता है। अनदर प्लांट नेम्ड, एक दूसरा इसी इंडियन इंडिगो के अकॉर्डिंग एक दूसरी प्लांट थी जिसका नेम था ओवैट, ग्रो इन द यूरोप, इसे यूरोप में प्रोड्यूस किया जाता था। तो यूरोप के जो ओवैट कल्टिवेटर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, इसकी जो ओवैट की क्वालिटी थी लंदन की, इंग्लैंड की इतनी हाई नहीं थी, तो वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड इंडिगो प्लांटेशन की थी, यानी इंडिगो जो इंडियन इंडिगो था इसकी थी। बाद में चल के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और जो भी नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बीच में अटलांटिक ओशन में जो स्मॉल स्मॉल आइसलैंड है, जिन्हें कैरेबियन कंट्री कहा जाता है, जिसमें जमैका है, वेस्ट इंडीज है और भी कंट्री है, यहाँ पे क्या किया गया, इंडियन इंडिगो की जो वैरायटीज थी, स्पीसीज थी, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। लेकिन वहां पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता था कि इससे इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज की जरूरतें थी उसको पूरा किया जा सके। तो मजबूरी में अब इंडिया में क्या किया गया, इंडियन जो कल्टिवेटर्स थे इन पे प्रेशर डाल के जबरदस्ती, जिसको लेके बंगाल में जब 1917 में गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया, तो इसी को लेके था। अपने 1/3 लैंड एरिया पे यहाँ के जो पीजेंस थे इनको इंडिगो की फार्मिंग करनी मस्त थी, इसको लेके बहुत मूवमेंट चला। बाद में चंपारण सत्याग्रह हुआ, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो कह रहा वैड आल्सो प्रोड्यूस अ वायलेट डाई, क्या था, एक वायलेट डाई था, एक ब्लू डाई नहीं था, एक वायलेट डाई था, ओके, बैगनी कलर का था। एंड बट द क्वालिटी ऑफ इंडिगो डाई इज द सुपीरियर कंपेयर टू द डाई फ्रॉम वैड्स। इंडिगो डाई की जो क्वालिटी थी वो क्या थी, वैड से सुपीरियर थी। द वैड प्रोड्यूसर्स प्रेशराइज देयर द गवर्नमेंट टू मेक रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। वहां के जो लंदन के वैड प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, लंदन की ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि इंडियन इंडिगो का इंपोर्ट ना हो लंदन में। लेकिन क्या हुआ, बाद में इधर से गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला गया, चूंकि क्वालिटी अधिक थी, तो बाद में चल के क्या हुआ, ग्रोथ इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड डिमांड फॉर द कॉटन क्लोथ फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो। और चूंकि थ्रेड को भी कलर करने के साथ ही साथ जो वैसे क्लोथ्स होते हैं उनको भी कलर करने के लिए इंडियन इंडिगो की डिमांड रही थी, उसकी क्वालिटी हाई थी, काफी उसको सुटेबल लगता था क्लोथ्स को व्हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इंडियन इंडिगो की काफी डिमांड थी। वहां के जो व्हाइट प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस पे रिस्ट्रिक्शन की मांग की, प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन वह जायज नहीं, उसको अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया। देखिए नेक्स्ट है
द प्रॉब्लम विद द निच कल्टीवेशन, ये 2 टाइप की है। जो अगर देखा जाए तो जो प्लांटेशन है, अगर उसकी हम बात किया जाए, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो 1788 के आसपास जो इंडियन इंडिगो का ब्रिटेन में इंपोर्ट होता था वह 30% था, और वहीं पे अगर हम 810 के आसपास देखें तो जो इंडियन इंडिगो का इंपोर्ट ब्रिटेन में होता था वह 95% हो गए। यानी कि इतनी डिमांड थी इंडियन इंडिगो की। और इसका रिजल्ट ये रहा कि लंदन में जो भी वैसे कैपिटलिस्ट थे, जो भी ट्रेडर्स थे, जो बैंकर्स थे लंदन के, उन्होंने, और जो भी पर्सनल ट्रेडर्स थे, वह इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कल्टीवेटर्स को अग्रिम पैसे देना स्टार्ट किया, और वहां के बैंकर्स भी क्या करते थे, उन्हें फाइनेंस करने का काम करते थे। क्योंकि इंडिगो एक कमर्शियल क्राफ्ट थी। उस समय लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पे जा रहा था, और डिमांड अधिक होने की वजह से क्या था, प्रॉफिट अधिक था इसमें। तो इंग्लैंड के बैंकर्स भी, फिर बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे वो भी क्या करते हैं, और इंडिया में भी यही रहा। इंडिया में एक सिस्टम रहा कि जब वहां के बैंकर्स और फाइनेंसर इंडिया आए, ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 2 टाइप की सिस्टम को अडॉप्ट करने का काम किया, जिसमें एक कहा जाता है निज और एक है रैवती। या 2 टाइप के इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में होते थे। इंडिया में 2 टाइप के इंडिगो कल्टीवेशन होते थे, एक निज और एक रैवती। जो निज ये था कि जो ब्रिटिश फाइनेंसर्स थे या जो ट्रेडर्स थे, वो क्या करते थे, इंडिया में बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, या बड़े बड़े वैसे पीजेंट्स, इनसे क्या करते थे, एक लीज पे, रेंट पे कुछ टाइम्स के लिए 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए जो भी एग्रीमेंट करते थे, और जमीन लेके उस पे इंडियन इंडिगो की फार्मिंग कराते थे यहाँ पे। ओके, और फिर उसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करने, यानी कि लंदन में एक्सपोर्ट करने का काम करते थे ब्रिटेन में, जहां पे इंडियन इंडिगो की डिमांड अधिक थी। ओके, तो 2 टाइप्स के थे। अब नेक्स्ट वीडियो में निज और रैवती क्या था इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।